हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अनीता। वेलकम टू G&R कॉलेज बुलंदशहर। मैं आपको एजुकेशन का पेपर पढ़ा रही हूँ, एजुकेशन फर्स्ट सेमेस्टर। और हम अपनी फर्स्ट सेमेस्टर में अपनी 6 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम अपनी पढ़ेंगे 7th यूनिट। और 7th यूनिट का जो हमारा टॉपिक है वो है उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा क्या होती है, उसके उद्देश्य क्या हैं, उसकी क्या क्या आवश्यकता है और इसकी क्या रिक्वायरमेंट हमें ज़रूरत पड़ी। तो सबसे पहले हम देखते हैं उच्च शिक्षा का क्या अर्थ है या क्या उसकी अवधारणा है। यानी कि सामान्य रूप से सबको दी जाने वाली शिक्षा से ऊपर किसी विषय विशेष पर जो शिक्षा दी जाती है सूक्ष्म रूप से, उसे हम उच्च शिक्षा कहते हैं, जो कि विश्वविद्यालय, व्यावसायिक विश्वविद्यालय या कम्युनिटी महाविद्यालय या लिबरल आर्ट कॉलेज एवं प्रौद्योगिक संस्थान आदि के द्वारा दी जाती है। इसके अंतर्गत स्नातक, परास्नातक तथा व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण आते हैं। यानी कि अगर हम हायर एजुकेशन की बात करें तो उसमें ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, प्रोफेशनल कोर्सेज एंड ट्रेनिंग कोर्सेज सभी हमारे हायर एजुकेशन के अंतर्गत आते हैं। साथ में अगर हम देखें कि उच्च शिक्षा के जो उद्देश्य थे वो क्या क्या थे, तो उच्च शिक्षा के उद्देश्य भारत सरकार ने नवंबर 1948 में डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की। और इस आयोग का जो कार्य था वो उच्च शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर अनेक सिफारिशें तैयार की गईं और अगस्त 1949 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जो कि इस प्रकार है। पहला देखें कि पहला उद्देश्य क्या था। उच्च शिक्षा का जो उद्देश्य था वो ज्ञान की खोज करना और समाज में ज्ञान को एक स्थान प्रदान करना, एक सम्मान प्रदान करना था। दूसरा था सामाजिक व्यवस्था के उद्देश्यों में शैक्षिक प्रणाली द्वारा अपना मार्गदर्शन सिद्धांत खोजना। यानी कि हमारी जो सामाजिक व्यवस्थाएं चल रही हैं उनका एक उद्देश्य ये भी होना चाहिए, यानी कि हमारी जो शैक्षिक प्रणाली है उनके द्वारा हम अपना उचित मार्गदर्शन कर सकें और कैसे उसे यूज़ कर सकें, पर्टिकुलर लाइफ में कैसे उसका यूज़ कर पाएंगे, वो सब चीज़ें उनको खोजबीन करना। नेक्स्ट थर्ड है जीवन के उच्च मूल्यों के लिए ध्यान देना, कि यानी कि हमारे जीवन में कौन कौन से मूल्य हैं जिन्हें हम अपने हायर मूल्य पर रखते हैं, तो उनके लिए कैसे विकास किया जाए। नेक्स्ट फोर्थ है राष्ट्र और विश्व राज्य के लिए निर्माण की भावना स्थापित करना। यानी कि कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर अपने राष्ट्रवाद के प्रति और विश्व एक राज्य के रूप में है, यानी कि इंटरनेशनल सद्भावना की विकास की बात की जा रही है यहाँ पे, उसकी भावना का भी विकास करना। नंबर 5 जुलाई 14, 1964 के में देखें तो DS कोठारी की अध्यक्षता में भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की गई थी। और इसमें बताया गया था कि शिक्षा आयोग की जो नियुक्ति की गई उसमें क्या क्या पॉइंट हैं, कि क्या क्या रखा जाए कि जीवन के सभी जो क्षेत्र हैं उन्हें सही प्रकार से नेतृत्व प्रदान किया जाए। चाहे वो बच्चे का आर्थिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, नैतिक क्षेत्र हो, किसी भी प्रकार का क्षेत्र हो, उसे अच्छे प्रकार से उसे लीडरशिप दी जाए ताकि वो अपने उन कैपेसिटियों को पहचान सके। दूसरा देखें विशिष्ट बुद्धि प्राप्त युवाओं की पहचान करना और उन्हें उनकी क्षमताओं में पूर्ण विकसित करने में सहायता प्रदान करना। कहने का तात्पर्य यह है कि विशिष्ट बालक जो होते हैं, जो विशिष्ट बुद्धि जिनका IQ लेवल 130 के अबव होता है, कुछ गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं, उन्हें हम कैसे पहचानें और उनकी जो क्षमताएं हैं उनका पूर्ण विकास कैसे करें, ये इसकी सहायता करने के लिए भी उच्च शिक्षा ने कुछ सिफारिशें दी। नेक्स्ट इसमें देखें कृषि, कला, चिकित्सा, विज्ञान और प्रौद्योगिक में प्रशिक्षण सक्षम पुरुष और महिलाओं को समान अवसर दिए जाएं। यानी कि कृषि का क्षेत्र हो, चाहे कला का, चाहे चिकित्सा का, चाहे प्रौद्योगिक क्षेत्र हो, महिला और पुरुषों को समान अवसर प्रदान करना। नेक्स्ट है समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना। साथ में सामाजिक और सांस्कृतिक अंतर को कैसे कम किया जाए, इसके लिए प्रयास करना है कि बच्चों में आपस में, चाहे वो संस्कृति हो, चाहे समाज हो, वर्ण हो, सामाजिक स्तर हो, किसी भी आधार पर बच्चे एक दूसरे से कंपेयर ना करें। इस अंतर को कैसे कम किया जाए, इसका प्रयास किया जाए। नेक्स्ट विभिन्न शैक्षिक गतिविधियों के माध्यम से उच्च शिक्षा प्रणाली को विकसित किया जाए, कि कैसे हम अपनी उच्च शिक्षा की ओर आगे बढ़ सकते हैं, कैसे उसका विकास कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे शैक्षणिक प्रोग्राम किए जाएं जिससे बच्चे उस शिक्षा की ओर अग्रसर हो सके। तो हम देखते हैं इसमें आगे
कि उच्च शिक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो सबसे पहला देखते हैं कि सामाजिक और नागरिक दायित्व के बोध हेतु, यानी कि बच्चों में कहीं ना कहीं उनके जो सामाजिक और नागरिक दायित्व है उनको कैसे उन्हें अंडरस्टैंड कराया जाए, कैसे समझाया जाए, इसके लिए। दूसरा अगर हम देखें, विद्यार्थियों में समाज में देश के प्रति संवेदनशीलता जागृत करने के लिए, यानी कि विद्यार्थियों में समाज के प्रति, देश के प्रति जो भावनाएं होनी चाहिए, चाहे वो समानता की हो, स्वतंत्रता की हो, भातृ प्रेम की हो, तो ऐसी संवेदनशील जो भावनाएं हैं उनको कैसे जागृत किया जाए, उसके लिए। नेक्स्ट नंबर 3 है सांस्कृतिक धरोहर एवं प्राचीन ज्ञान विज्ञान के प्रचार प्रसार हेतु। कहने का तात्पर्य है कि हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है, हमारी संस्कृति है, वो सबसे प्राचीन मानी जाती है। और प्राचीन इसलिए है कि कहीं ना कहीं हम उसे पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर कर रहे हैं, यानी कि उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो हायर एजुकेशन में भी हमें रिक्वायरमेंट है कि हम उसको कैसे प्रचार प्रसार कर सकें। नेक्स्ट है जीवन मूल्यों में वृद्धि करना, यानी कि अपने विद्यार्थी हैं उनके जीवन मूल्यों में कैसे वृद्धि की जा सकती है, उसको बढ़ावा देना। नेक्स्ट है योग शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देना, क्योंकि आज आपने देखा होगा योग और शारीरिक शिक्षा को लगातार बढ़ावा मिल रहा है, और उसे कैसे बढ़ावा दिया जाए इसके लिए प्रयास करना। भाषिक अनुसंधान हेतु कार्य करना, कि हमारी जो भाषा है उसके लिए रिसर्च कार्य प्रोवाइड कराना कि कैसे कैसे हम अपनी भाषा को और विकसित कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें देखें इसी फ्लो में कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, अगर हम इसे देखें तो भारत सरकार 1945 में एक सर्जन रिपोर्ट के सुझाव के द्वारा एक विश्वविद्यालय अनुदान समिति का गठन किया गया। इस समिति का जो कार्य होता है वो हमारे जितने भी महाविद्यालय होते हैं, जितने भी विश्वविद्यालय होते हैं, उनको अनुदान देना या उनके जो सदस्य हैं उनको कैसे नियुक्ति दी जाए, इस प्रकार का कार्य किया जाता है। तो ये जो आयोग था, ये राधाकृष्णन आयोग 1948 में सार्वजनिक धन और विश्वविद्यालय को अनुदान देने की सिफारिशें की गई। आयोग में एक अध्यक्ष और 10 अन्य सदस्य होते हैं, जिसमें विश्वविद्यालय के कुलपति और 2 केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधित्व होते हैं तथा 5 उच्च कोटि के शिक्षा शास्त्री होते हैं। इसका जो कार्य होता है वो देख लेते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान का जो कार्य है वो क्या है। विश्वविद्यालय अनुदान उससे संबंधित कॉलेजों को प्रदान करना, यानी कि विश्वविद्यालय और उससे संबंधित जितने भी कॉलेज हैं उसको अनुदान, यानी कि कोई एड्स के रूप में कोई भी चीज़ प्रदान करना। दूसरा, हायर एजुकेशन के विकास के लिए, उन्नति के लिए किसी भी विषय पर भारत सरकार से परामर्श देना। नंबर 3, विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए राज्य और केंद्र सरकार दोनों को परामर्श देने का कार्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ही करता है। इसी में हम देखें मुक्त विश्वविद्यालय और दूरस्थ अध्ययन, यानी कि उच्च शिक्षा के लिए अधिक अवसर प्रदान करने के लिए तथा शिक्षा को जनतांत्रिक बनाने हेतु मुक्त विश्वविद्यालय प्रणाली शुरू की गई। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सन 1985 में स्थापित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय को सुदृढ़ किया गया और इस पर प्रबल साधन विकास एवं विस्तार सावधानी पूर्वक किया गया, ताकि कुछ बच्चे जो अब माध्यमिक शिक्षा के बाद अपनी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं और अपने जीविकोपार्जन में लग जाते हैं, तो हमारी मुक्त विश्वविद्यालय एक ऐसे प्लेटफॉर्म है ताकि बच्चे वहाँ बहुत सारी टाइम बाउंडेशन, बिना टाइम बाउंडेशन, बिना रूल रेगुलेशन के शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। जितनी हमारी फॉर्मल एजुकेशन में रूल रेगुलेशन होती हैं उनसे कहीं ना कहीं ये विद्यालय फ्री होते हैं। इसीलिए हायर एजुकेशन में मोस्टली बहुत सारे ओपन यूनिवर्सिटियों की स्थापना की गई ताकि हम अपनी जो हायर एजुकेशन है उसे बढ़ावा दे सकें। तो हमारे जो मुक्त विश्वविद्यालय हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, तो सबसे पहले देखें कि इसके लिए कोई भी आयु सीमा नहीं है कि भाई आप 12th केवल इसी एज तक कर सकते हो या ग्रेजुएशन केवल इसी एज तक कर सकते हो। कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं है, आप किसी भी एज में कोई भी कोर्स में प्रवेश ले सकते हैं। प्रवेश लेने के लिए किसी भी डिग्री डिप्लोमा की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट नंबर 3, प्रवेश लेने के लिए किसी विशेष क्षेत्र का निवासी नहीं हो, मतलब किसी भी क्षेत्र का निवासी हो सकता है। पर्टिकुलर ये नहीं है कि आप यूपी के होने चाहिए, एमपी के होने चाहिए, राजस्थान के होने चाहिए, कोई बाउंडेशन नहीं है। नेक्स्ट है इसमें कि कोई समय की बाध्यता नहीं है, यानी कि समय की भी कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको आना है। नेक्स्ट नंबर है इसका कोई परिसर, यानी कि कोई भी प्रांगण या कोई बिल्डिंग नहीं होती है। नेक्स्ट नंबर है टीवी
पाठों से प्रसारण के लिए सरकार इस पर व्यवस्था करेगी, जिसके संपूर्ण राष्ट्र में इस विश्वविद्यालय की अध्यक्ष करने वाले छात्र लाभान्वित हो सकेंगे। अध्ययन जितने भी छात्र इन विश्वविद्यालयों में अध्ययन कर रहे हैं वो टीवी के माध्यम से अपनी क्लासें ले सकते हैं। तो ऐसी भी व्यवस्था हमारे ओपन विश्वविद्यालय में की गई है। जो खुले विश्वविद्यालय के विभिन्न केंद्र के अध्ययन का समय छात्रों की सुविधा के दृष्टिकोण रखकर निर्धारित किया जाता है। पर्टिकुलर कहीं ना कहीं इसके कुछ विभिन्न केंद्र निर्धारित कर दिए जाते हैं और उन केंद्रों पर भी बच्चों की सुविधा के अनुसार समय और उनका टाइम टेबल निर्धारित किया जाता है, ताकि बच्चे को कोई भी असुविधा ना हो। तो आज हमारी यहाँ 7th यूनिट कंप्लीट होती है और जो 7th यूनिट में हमने टॉपिक पढ़ा था यूजीसी, उसकी कई बार आपसे फुल फॉर्म पूछ ली जाती है कि यूजीसी की फुल फॉर्म क्या है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पेपर में आने वाले टॉपिक हैं, शॉर्ट में आ सकता है, शॉर्ट टिप्पणी वाले क्वेश्चनों में ये वाला टॉपिक जरूर पूछा जाता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू।